Hello students, Jyoti Dobal this side. Today I am going to teach you lesson 7, the story of keys from the book New Oxford Modern English, class 7, which is written by Jack London. The chapter name is The Story of Keys. Keys is the main character of the story. He is very young, only 13-year-old boy. His father dies at the beginning of the story and is disgraced by everyone. Keys restores his family's honor and shows new way of hunting. He becomes very brave and courageous. ये स्टोरी एक बच्चे की है जो कि 13 साल का है, जिसका नाम कीस है। इसके फादर की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये अपनी मम्मी के साथ अकेला रहता है अपने गांव में। और इसके फादर की जो डेथ हुई थी, वो जो वहाँ की ट्राइबल सोसाइटी थी, ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो विलेज था, तो उन लोगों को ही बचाने के चक्कर में उसके फादर की डेथ हुई थी। और उसके वहाँ पर उस टाइम पे फेमाइन चल रहा था, और वो पोलर बेयर के साथ लड़ते हैं और उसमें उनकी डेथ हो जाती है, जिसको गांव वाले भुला चुके थे और इन दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया था गांव से। तो ये कैसे ये बच्चा दोबारा से अपने माँ का वही सम्मान, अपने फादर का जो सम्मान होता है, जो ऑनर होता है उनका गांव में, उसको वापस लाता है। तो ये स्टोरी पूरी की पूरी इसी पे बेस्ड है। ओके, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रही हूँ कि long Keys lived long ago on the rim of the polar sea, was headman of his village through many and prosperous years, and died full of honor with his name on the lips of man. So long ago did he live that only the old man remembered his name and the tale which they got from the old man before them, and which the old man to come will tell their children and their children's children down to the end of time। कीस जो है बहुत साल पहले जो है पोलर सी में रहता था, पोलर रीजन में रहता था। रिम ऑफ द पोलर सी क्या है, ये भी मैं आपको एक डायग्राम के साथ इसको अभी डिस्क्राइब करूंगी। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो कीस था वो पोलर रीजन में रहता था। वॉज हेडमैन ऑफ हिज विलेज थ्रू मैनी एंड प्रॉस्परस ईयर्स। जब वो वहाँ अपने गांव का हेडमैन था। और जब वो अपने गांव का हेडमैन मीन्स जिसको सरदार, मुखिया, चीफ हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने गांव का जो है चीफ था, और उस टाइम पे जब तक वो अपने गांव का चीफ रहा, उसके टाइम पे हर कोई बहुत ही एक खुशहाल जिंदगी अपनी जी रहा था। बहुत ही खुश थे उसके टाइम पे लोग, और सबकी जुबान पर उसका नाम था, ठीक है। एंड सो लॉन्ग अगो डिड ही लिव दैट ओनली द मैन रिमेम्बर्ड हिज नेम। और यहाँ तक कि जब उसकी डेथ हुई, उसके डेथ के बाद भी जो है उसका लोग जो है बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया करते थे, बहुत ही ऑनर के साथ उसको याद किया करते थे, ठीक है। और अब जो है गांव का सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जिसको उसका नाम पता है, जिसको उसकी स्टोरी पता है। हिज नेम एंड द टेल, टेल मीन्स होता है स्टोरी, ओके। विच दे गॉट फ्रॉम द ओल्ड मैन बिफोर देम, जो कि उसने पहले किसी बूढ़े आदमी से सुना हुआ है, ओके। उसने भी किसी आदमी से अपने गांव के उसकी स्टोरी सुनी हुई है। विच दे गॉट फ्रॉम द ओल्ड मैन बिफोर देम, एंड विच द ओल्ड मैन टू कम विल देयर चिल्ड्रन। अब ये जो इसकी स्टोरी थी, ये स्टोरी ऐसे ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चली आ रही है। कोई जैसे अपने ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर है वो अपने जैसे दादाजी अपने पोते को सुनाते, फिर पोता अपने बेटे को सुनाते, तो उसकी कहानी जो है ना, ये ऐसे ही चली आ रही है, ठीक है। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ऐसे ही चलती आ रही है इसकी कहानी, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे पूछा गया कि इसकी स्टोरी जो है कैसे चली आ रही है, तो थ्रू स्टोरी टेलिंग, ठीक है। तो वहां पर भी आपको यही लिखना है। अच्छा, अब सेकंड पैराग्राफ में बोला गया है एंड द विंटर डार्कनेस। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है विंटर डार्कनेस, तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, और मैं अब आपको जो है पोलर रीजन, ये रिम ऑफ द पोलर सी और विंटर डार्कनेस, आपको एक डायग्राम के साथ समझाती हूँ इसको, ओके। ये देखिए, ये अर्थ का डायग्राम है, तो आपको सबको पता है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड आया है ना कि रिम ऑफ द पोलर सी, तो रिम ऑफ द पोलर सी क्या होता है, रिम किसे बोलते हैं, रिम मीन्स होता है घेरा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से ये पूरा का पूरा जो है, ये आपका, ये जो पॉइंट है ये आपका नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है। ये वाला हिस्सा आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, और ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, जहाँ पे नॉर्थ पोल में रहता था ये बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको, ये वाला जो है ना, ये जो घेरा है, ये रिम, इसको बोलते हैं रिम। रिम ऑफ द पोलर सी ये है, रिम ऑफ द पोलर सी, ये बाउंड्री बिल्कुल ये,
ठीक है, नॉर्थ पोल का, ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो रिम ये है। सेकेंड वर्ड वहाँ पर आया है अभी विंटर डार्कनेस, जिसके लिए मैंने अभी आपको बोला था। तो विंटर डार्कनेस से पहले आपको एक चीज़ और समझनी है। यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपके पास एक सेंटेंस आएगा कि ही हैड सीन 13 सन, कि उसने अपनी लाइफ के 13 सूरज देखे हुए थे। अब 13 सूरज कैसे देखे हुए थे, क्योंकि हमें पता है, हम लोग जब जैसे हम लोग हैं तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे डेली सूरज निकल रहा है ना, डेली मॉर्निंग में जो है सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो वो दिन में वो कह रहे हैं कि 13 सूरज देखे हुए अपनी लाइफ के। 13 साल का बच्चा 13 सूरज कैसे देख सकता है, हर दिन सूरज निकलता है। तो वो कहाँ पे रहता है, देखो वो रहता है पोलर रीजन में, ठीक है। और ये हम सब लोग जानते हैं, आपने लास्ट ईयर आपने 6th क्लास में आपका 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, जो ये आर्कटिक सर्कल है देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सन है। सन की रेजेस, सन की जो रेज हैं, जो सन की जो किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं, यहाँ पर देखो जिस हिस्से पे अर्थ की पड़ रही है वहां पर क्या है, उजाला है, यानी कि यहाँ पर क्या है, दिन है। और जो अपोजिट साइड में है यहाँ पर क्या है, रात है। सन फेसिंग एरिया जो है अर्थ का, वहाँ पे दिन है। तो जब यहाँ पर जब समर सॉलिस्टिस 21 जून, वैसे तो इसमें समर सॉलिस्टिस ही है ये पूरा, जब यहाँ पे समर जो होता है, तो हमारी अर्थ जो है समर सॉलिस्टिस में यहाँ पर सूरज की जब किरणें पड़ती हैं तो उस समय यहाँ पर दिन होता है, ठीक है। और ये देखिए, ये हमारी जो अर्थ है ये टिल्टेड मैनर में है, ये झुकी हुई है, ठीक है। अब झुकी हुई है तो अब वो खैर ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन चलो मैं बता देती हूँ। टिल्टेड मैनर में हमारी अर्थ झुकी हुई है, तो टिल्टेड मैनर में यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो टिल्टेशन है वो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। और इसका इंक्लिनेशन जो है वो 66.5 डिग्री है, ठीक है। ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपकी इक्वेटर लाइन हो गई, ये आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक। अब यहाँ पर जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो देखिए वो कौन सा टाइम होता है, यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, ठीक है। इसलिए बोला गया है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एट द नेट, अब हम इस तरह से आपने जैसे पढ़ा होगा ना, जिसमें कि द सनराइज अराउंड 22 मार्च एट द टाइम द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इन द सन हॉरिजन, ठीक है। कि यहाँ पर ये जो एरिया है, नॉर्थ पोल का जो एरिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, ये 22 मार्च को यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, ये यहाँ पे ऐसे हॉरिजन, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन पे, ठीक है, सीधी पड़ती है यहाँ पर सूरज की किरणें 22 मार्च को। और 22 मार्च को यहाँ पर सनराइज होता है, और 23 सितंबर को यहाँ पर सनसेट होता है। साल में एक ही बार सूरज निकलता है, और वो 6 महीने के लिए निकलता है। तो वो पूरा एक दिन लेके चलते हैं उसको, कि एक दिन मतलब हमारे उनके हिसाब से एक दिन वो सूरज निकला है, वो एक दिन सूरज निकला 22 मार्च को, और वो सूरज अस्त हुआ, सूरज जो है सनसेट हुआ 23 सितंबर को। क्योंकि उसके बाद जब हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, उसके बाद ये घूमते घूमते जो है इस तरह से पूरा घूमते घूमते यहाँ पर जब ये पोर्शन आ जाएगा, तो ये वाला हिस्सा जो है ना वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो जब यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका विंटर डार्कनेस, उसको बोला गया विंटर डार्कनेस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा आपको कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पर फिर अर्थ यहाँ आ जाती है कि व्हेन द अर्थ रोटेट्स ड्यू टू इट्स एक्सिस ओनली द नॉर्थ पोल वुड रिसीव द सन्स लाइट, एट दैट टाइम द साउथ पोल इज अपोजिट टू द सन, सो द सनलाइट कैन नॉट रीच हियर, देयरफॉर देयर इज अ 6 month डे एंड नॉर्थ पोल बिकॉज सनलाइट एग्जिस्ट हियर अंटिल 6 month, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 6 महीने का, 6 महीने तक सूरज की रोशनी जाती है यहाँ पर, और 6 महीने तक यहाँ पर फिर विंटर सीजन होता है, समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो समर है यहाँ पे समर सॉलिस्टिस के अंतर है, हालांकि समर सॉलिस्टिस जो है वो 21 जून को होता है यहाँ पे, और 22 दिसंबर को इधर एंटार्क्टिका सर्कल में होता है, यहाँ पर सॉदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि यहाँ पर जो ये वर्ड बोला गया है कि 13 साल अपनी जिंदगी के देख चुका था, तो यहाँ पर साल में एक ही बार सूरज निकलता है, और वो 6 महीने के लिए निकलता है। बस आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। तो अब आपको रिमूव द पोलर सी ये भी क्लियर हो चुका होगा, विंटर डार्कनेस क्या है ये भी समझ में आ चुका होगा, और यहाँ पर जो बोला गया कि 13 साल अपनी जिंदगी के देख चुका था, तो ये भी आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा, ओके। चलिए अब स्टोरी की तरफ चलते हैं, ओके।
अब देखिए, एंड द विंटर डार्कनेस व्हेन द नॉर्थ गेल मेक देयर लॉन्ग स्वीप अक्रॉस द आइस पैक एंड द एयर इज फिल्ड विद फ्लाइंग व्हाइट। अब यहाँ पर बोला गया कि जब सर्दियों में जो डार्कनेस हो जाती है, जब अंधेरा हो जाता है, सनसेट जब हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, 6 महीने के लिए रात हो जाती है। तो उस टाइम पे नॉर्थ गेल्स मीन्स होता है आंधी, कि उस समय नॉर्थ में जो है बहुत बर्फ की आंधियां चलती है, और उस बर्फ की आंधियों में बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं, आइस पैक मतलब रॉक्स वगैरह जो होती हैं बर्फ की, वो चट्टाने हवा से एक जगह से दूसरी जगह फैलकर उड़ जाती हैं पूरी, ठीक है, उड़कर फैल जाती हैं पूरी। एंड नो मैन मे वेंचर फोर्थ, और उस टाइम पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बाहर जाने का सोचे या कुछ काम करने के लिए सोचे, क्योंकि वहां पे बर्फ की आंधियां इतनी भयंकर होती हैं, वो इतनी डेंजरस होती हैं कि अगर कोई वहां बाहर निकलेगा तो उसी के नीचे दबकर उसकी डेथ हो जाती है। तो वो लोग उस टाइम पे बाहर नहीं निकलते हैं। इज द चूजन टाइम फॉर द टेलिंग ऑफ हाउ कीज फ्रॉम द poorest igloo इन द विलेज रोज टू पावर एंड प्लेस ओवर देम ऑल। अब यही टाइम उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कीस की स्टोरी सुनने का और सुनाने का, कि कैसे कीस एक पोरेस्ट इग्लू से, एक गरीब इग्लू से, विलेज का एक गरीब इग्लू होने के बाद कैसे पावर में आया और कैसे उसने अपना सम्मान वापस पाया, ठीक है, कैसे अपनी माँ को वो सम्मान वापस दिलाया। अब देखो यहाँ पर जो ये इग्लू की बात हो रही है, तो ये तो आपको सबको पता है कि इग्लू एस्किमो जो होते हैं उनके लिए यूज हो रहा है ये इग्लू, ठीक है। और ये इग्लू जो है बर्फ का बना हुआ ही घर होता है जिसके अंदर ही रहते हैं सारे, ठीक है। और यहाँ पर जो पोलर रीजन जो एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर पूरे साल बर्फ जमी हुई रहती है, बहुत मोटी बर्फ बर्फ की यहाँ पर होती है। सनलाइट भी यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं जाती है, क्योंकि वो स्लैंटिंग वे में जाती है, ठीक है। हमारी अर्थ जो है जब टिल्टेड है, तो वो जो रेज सन रेज जो इस पे जाती है, तो वो भी स्लैंटिंग में उस पे जाती है, स्लैंटिंग मैनर में जाती है। तो तिरछी जब सूरज की किरणें वहां पर पड़ेंगी, तो इतनी ज्यादा ब्राइटनेस वहां पर नहीं होती है सूरज की, क्योंकि जो वो है बर्फ जो है मेल्ट हो जाए, वो आइस मेल्ट हो जाए, तो साल भर ऐसी ही बर्फ वहां पर जमी रहती है बर्फ की। ओके। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ से आपको कीज की स्टोरी स्टार्ट करवाई जा रही है। आपको कीज की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे। ही वॉज अ ब्राइट बॉय, वो एक ब्राइट बॉय था, बहुत ही होशियार बच्चा था। सो द टेल रन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड ही हैड सीन 13 सन्स इन देयर वे ऑफ रिकग्निंग टाइम, ठीक है। अब उसने जो है अपने लाइफ के 13 सूरज जो देख चुका था, बहुत ही उसकी जो है वो बहुत ही शार्प माइंडेड बॉय था, ठीक है, बहुत ही होशियार बच्चा था। एंड फॉर ईच विंटर द सन लीव्स द लैंड इन डार्कनेस, जब हर सर्दियों में जब सूरज जो है अपना अपने सनसेट होने के बाद जब अपना एक अंधेरा वहाँ पे जमीन पर छोड़ जाता है, इट मीन्स जैसे मैंने अभी आपको आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पर जो है अंधेरा हो जाता है, ठीक है, 6 महीने के लिए जब सनसेट होता है। एंड द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल अ न्यू सन रिटर्न, जब नया सूरज अगले साल निकलता है, सो दैट दे मे बी वार्म अगेन, तो तब वहां पर फिर दोबारा से उस जमीन के ऊपर, उस लैंड के ऊपर गर्माहट आती है। सूरज के आने पर ऑब्वियसली होगा ही, गर्मी अपने आप ही आएगी, ठीक है, समर सीजन स्टार्ट हो जाता है वहां पे। द फादर ऑफ कीस हैड बीन अ वेरी ब्रेव मैन। अब जो यहाँ पर फादर ऑफ कीस थे, बोला जा रहा है कि वो बहुत ही जो है बहादुर आदमी थे, बट ही हैड मेट हिज डेथ इन द टाइम ऑफ फेमाइन। लेकिन उनकी जो डेथ हुई थी वो उस टाइम पे हुई थी जब वहां पर जो है खाने की शॉर्टेज चल रही थी। फेमाइन मीन्स होता है शॉर्टेज ऑफ फूड, जब वहां पर खाने की कमी चल रही थी। तो खाने की कमी यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है ना कि फेमाइन का वक्त चल रहा था उस टाइम पे। तो ये लोग जब जैसे विंटर सीजन में बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने लिए पूरा 6 महीने के लिए अपने लिए खाना स्टोर करके रख देते हैं, क्योंकि बर्फ में कुछ भी खराब नहीं होता है। तो बड़े बड़े इग्लू के बाहर एक बड़ा सा इग्लू बनाया जाता है जो स्टोर रूम टाइप का, और वहां पर पूरे कबीले के लिए, पूरी ट्राइबल सोसाइटी के लिए वो मीट जो होता है वो इकट्ठा करके रख दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कहीं पे जो है बर्फ की वजह से, बर्फ की आंधियों की वजह से वो कहीं दब गया नीचे, तो उस टाइम पे फिर ये होता है कि इनके पास खाने की कमी हो जाती है, फिर इनको बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। तो बाहर निकल के फिर उनको अपना जो है हंटिंग वगैरह पे जाना पड़ता है। तो इस ऐसे ही कुछ टाइम रहा होगा वहाँ पे कि ठीक है। तो व्हेन ही सॉट टू सेव द लाइफ ऑफ हिज पीपल बाय टेकिंग द लाइफ ऑफ अ ग्रेट पोलर बियर, ठीक है। तो उनकी जो डेथ हुई थी वो इसी टाइम पे हुई थी कि उनकी जो है एक पोलर बियर से लड़ते हुए डेथ हो गई थी, ठीक है। अब कैसे हुई थी डेथ, अब आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। इन हिज एगरनेस, कि अपने एगरनेस मीन्स मतलब होता है उतावलापन, ठीक है, कि अपने उतावलेपन के कारण ही केम टू क्लोज ग्रेपल विद द बेयर। ग्रेपल मीन्स होता है पकड़ना, कि वो उस बेयर को पकड़ने के लिए उसके पास चले गए अपने उतावलेपन में, जल्दबाजी में। एंड हिज बोन्स वर क्रस्ट, और उनकी हड्डियां जो है क्रस्ट हो गई, क्रस्ट मतलब
टूट चुकी थी, टूट गई। कैसे? जब बियर के पास गए तो बियर के साथ फाइट करने लगे, और बियर स्ट्रांग था, बियर स्ट्रांग होगा ही इनसे, ठीक है? और उसने जो है इनकी हड्डियां तोड़ दी, लेकिन इन्होंने भी उस बियर को मार दिया था। बट द बियर हैड मच मीट ऑन हिम एंड द पीपल वर सेव्ड, ठीक है? और उस बियर का जो मीट था, जो उसका जो मांस था, वो फिर इसके कबीले के लोगों के लिए काफी था। उनको उन्होंने भूख से बचा लिया था। कीस वॉज हिज ओनली सन, कीस उनका इकलौता बेटा था। एंड आफ्टर दैट कीस लिव्ड अलोन विद हिज मदर, और इनकी डेथ के बाद कीस जो है अपनी मम्मी के साथ अकेला उस गांव में रहता था। बट द पीपल फॉरगेट द डीड ऑफ हिज फादर, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसके पापा का जो एहसान था उसको भुला दिया था, कि उन्होंने अपनी लाइफ जो है उन लोगों के लिए दी थी, ठीक है? उनका सेक्रीफाइस सब भूल चुके थे। एंड ही बीइंग बट अ बॉय विद ओनली हिज मदर, they too were swiftly forgotten and are long came to live in the meanest of all the igloos। और उसकी मम्मी के और मम्मी को और उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया था गांव से। उनको कोई नहीं पूछता था। उसके बाद उनका जो मान सम्मान था वो सब चला गया था, सब भुला चुके थे। और उनका इग्लू जो था वो मीनियस्ट, जो बोला जाता है ना वहाँ पे, कि पोरेस्ट इग्लू था गांव में फिर, ठीक है? और वो सारे के सारे मतलबी जो लोग थे वो ऐसे हो चुके थे कि उनके सारे एहसानों को भूल चुके थे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि इट वाज अ काउंसिल, कि वहां पर एक सभा बिठाई गई थी, वन नाइट, एक रात को वहां पर। काउंसिल मतलब जैसे मीटिंग होती है, मीटिंग सभा, ठीक है? तो वहां पर एक रात को मीटिंग हुई थी इन द बिग इग्लू, किसमें? एक बड़े से इग्लू में, और क्लोज क्वान के बड़े से इग्लू में एक दिन एक मीटिंग हुई थी। द चीफ, क्लोज क्वान कौन था? वहां का चीफ था, हेडमैन था। दैट की सोड द ब्लड दैट रेन इन हिज वेन्स। अब ये कीस के लिए वो टाइम था जब वो ये दिखा सकता था, जिसमें बोला जाता है ना कि उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा था उसको वो साबित कर सकता था, ठीक है? अपनी बहादुरी साबित कर सकता था। विद द डिग्निटी ऑफ एन एल्डर ही रोज टू हिज फीट एंड वेटेड फॉर साइलेंस। अब अपने बड़ों का सम्मान करते हुए, जहाँ वहां पर जितने भी लोग थे उससे बड़े थे, तो उनका सम्मान करते हुए वो खड़ा हुआ और उनके शांत होने का इंतजार करने लगा कि जब वो बोल रहे थे उनके बीच में वो बोलना नहीं चाह रहा था, तो जब ये बोलना बंद करेंगे तो मैं फिर अपनी बात रखना स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, इसलिए वो वहां पर आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज ट्रू दैट मीट बी अपोर्शन मी एंड माइन, ही सेड। वो कहता है कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कि जो भी अपोर्शन मतलब होता है डिवीजन, कि जो भी मीट मुझ तक पहुंचता है, कि मुझे भी मीट पहुंचाया जाता है, मेरे तक मुझे भी मीट दिया जाता है जो आप लोग हंट करके लाते हैं। बट इट इज इट ऑफ टाइम्स, लेकिन ये क्या सा होता है? बासी होता है, ओल्ड ऑफ टाइम ओल्ड, ठीक है? एंड टफ दिस मीट, लेकिन वो मीट जो मुझ तक आता है वो बासी होता है और बहुत ही हार्ड होता है। इट इज सेड दैट बॉक माई फादर। अब वो कहता है कि जब मेरे पापा बॉक, जो मेरे पिताजी बॉक थे, वो कैसे थे? ब्रॉट होम मोर मीट देन एनी ऑफ द टू बेस्ट हंटर्स, कि वो इससे ज्यादा मीट लाते थे जितना तुम्हारे दो हंटर, जो दो शिकारी हैं, वो लेके आते थे, उनसे ज्यादा मीट वो अकेले ही ले आते थे। दैट विद हिज ओन हैंड्स ही अटेंडेड टू डिवीजन ऑफ इट। और उसके बाद वो अपने अपने हाथों से सबके पास जो है हर एक के लिए उसका शेयर, जिसको बोलते हैं ना, डिवीजन करते थे, ठीक है? हिस्सा करते थे। एंड सॉ टू इट दैट लास्ट ओल्ड वुमेन एंड द लास्ट ओल्ड मैन रिसीव फेयर शेयर। और वो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखते थे कि उस गांव का हर एक बूढ़ा आदमी या लास्ट जो ओल्ड वुमेन है, कि कोई भी जो है किसी के पास भी शेयर जो है कम ज्यादा ना हो, इक्वल शेयर सबके पास जाता था उस टाइम पे। वो इस चीज का बहुत ध्यान रखते थे कि हर एक के पास जो है इक्वल शेयर जाए, ठीक है? तो वो उनकी जो है कंप्लेंट कर रहा है, उन्हीं से उनकी कंप्लेंट कर रहा है कि तुम लोग जो है ऐसे करते हो कि मेरी मदर को और मुझे जो है बासी मीट और टफ मीट दे देते हो, ठीक है? ये डिवीजन ढंग से नहीं करते। द हंटर्स ग्रिजल्ड एंड ग्रे वर अगास्ट। अब वो जो हंटर्स थे वहां पर, जितने भी शिकारी बैठे हुए थे जो हंटिंग करके लाते थे उस ट्राइबल के लिए, उस ट्राइबल सोसाइटी के लिए, ग्रिजल्ड गुस्सा हो गए, एंड ग्रे बोला गया तो ग्रे उनके सफेद बालों के लिए बोला गया। वहाँ पे जो बूढ़े लोग बैठे हुए थे, वर अगास्ट, आग बबूला हो गए बिल्कुल ये सुनकर, उस गुस्से में आ गए। द लाइक हैड नेवर बीन नोन बिफोर, a child that talked like a grown man and said harsh things to their very faces। अब वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक बच्चे को इस तरह से बोलते हुए कभी नहीं सुना, और इतने बड़ों के बीच में बोल रहा है, और इस तरह की वर्डिंग हमारे फेस मुंह पे बोल रहा है ये बिल्कुल। तो ऐसे बच्चे को कभी बोलते हुए नहीं सुना, क्योंकि वहां पर जो है सारे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। अब वो देखो क्या बोलते हैं, ना ना, द मैन क्राइड, वो गुस्से में चिल्लाते हैं, पुट द चाइल्ड टू बेड, इस बच्चे को बिस्तर पे जाने के लिए कहो, इसको सोने के लिए कहो। ही इज नो मैन, ये कोई आदमी नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है। दैट ही शुड टॉक टू मैन एंड ग्रे बियर्ड्स, कि ये हम लोगों के सामने, हम एजेड लोगों के सामने इस तरह की बात करे, कोई बड़ा आदमी नहीं है, इसको बोलो बिस्तर पे जाकर सोए अपना। ही वेटेड कामली टिल द अप्रोर अप्रोर डाइट डाउन। अब जो कीस था वो अब उनके शांत होने का, उनके गुस्सा शांत होने का वेट करने लगा, कि जब इनका गुस्सा शांत होगा तो मैं जो है फिर अपनी बात रखूंगा।
और जब वो उनका गुस्सा शांत हुआ, वो थोड़ा बोलना उन्होंने बंद किया, तो अब कीस ने फिर दोबारा से बोलना स्टार्ट किया। द हैस्ट अ वाइफ। अब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड आए हैं इस पैराग्राफ में जो कि ओल्ड लैंग्वेज में यूज होते थे, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते थे। जैसे दाव है, ये यू के लिए यूज हो रहा है। हैस्ट है, हैस्ट है, ये हैज के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर एक दो वर्ड और है, जैसे डॉस्ट है, ये डू के लिए यूज हो रहा है। ओके, यहाँ पर फिर एक वर्ड और आएगा, ये भी यूज के लिए, यू के लिए यूज होगा। ओके, तो अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि दाव हैस्ट अ वाइफ उगलुक। अब उगलुक एक जो है ओल्ड मेंबर है उस ट्राइबल सोसाइटी का, उस विलेज का। तो उगलुक को बोला कि उगलुक तुम्हारी एक वाइफ है। ही सेड, उसने बोला उगलुक तुम्हारी एक वाइफ है। एंड फॉर हर डॉस दाउ स्पीक। अगर उसके लिए कोई कुछ बोलेगा, अगर उसके साथ कोई कुछ गलत करेगा तो तुम उसके सपोर्ट में कुछ बोलोगे। एंड दाउ टू मसक, और मसक एक दूसरा आदमी है उसी ट्राइबल सोसाइटी का। वो बोला मसक तुम्हारी भी एक वाइफ है, एंड अ मदर ऑल्सो, और एक मम्मी भी है तुम्हारी। एंड फॉर देम डॉस दाउ स्पीक, उसके अगेंस्ट भी अगर कोई कभी कुछ बोलेगा या कुछ करेगा तो तुम उनके सपोर्ट में कुछ बोलोगे। माई मदर हैज नो वन, लेकिन मेरी मम्मी के पास बोलने वाला कोई नहीं है क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। अब सिर्फ वही बच्चा उनके लिए बोलने वाला है, उनकी तरफ से बोलने वाला है। अब देखिए वो अपने से बड़ों से यहाँ पे बोल रहा है सेव मी। अब सेव मी से यहाँ पे बचाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो एक तरह से माफी मांग रहा है उनसे कि मुझे माफ करो। वो इसलिए बोल रहा है ये सब कि वो बोल रहे हैं कि एक बच्चा इस तरह से कैसे बोल सकता है, तो वो ये उनको रियलाइज करवाना चाहता है कि मेरी मम्मी की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। मेरी मम्मी को और मुझे आप बासी मीट दे देते हो और हार्ड मीट दे देते हो, तो हम लोगों से वो खाया नहीं जाता है। और मेरी मम्मी आपको यहाँ पर आकर बोल नहीं सकती क्योंकि लेडीज को इतनी परमिशन नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, तो वो कहता है कि वो तो यहाँ पर आके बोलेगी नहीं, उसकी तरफ से बोलेगा कौन। तो मैं एक अकेला हूँ जो उनकी तरफ से बोलूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, तो मुझे माफ कीजिए। ठीक है, वी शुड, अब देखिए नेक्स्ट, वी शुड हैव मीट इन प्लेनिटी सो लॉन्ग एज देयर बी मीट इन प्लेनिटी इन द ट्राइब। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पर इतना मीट है, इस जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर इतना मीट है कि सबके लिए भरपूर है वो। ठीक है, सफिशियंट है। तो वो कह रहा है आई कीस, मैं कीस द सन ऑफ बोग, बोग का बेटा कीस हैव स्पोकन। मैं बोग का बेटा कीस ये बोल रहा हूँ दैट अ बॉय शुड स्पीक इन काउंसिल। ओल्ड उगलुक वाज मम्बलिंग। अब उस तरह से वो बच्चा जब काउंसिल में बोल रहा होता है तो जो ओल्ड उगलुक था, जो वहाँ का ओल्ड मेंबर था उगलुक, वो मम्बल करता है। मम्बल मतलब अपने मुंह के अंदर कुछ बड़बड़ाता है, और उसके इस बड़बड़ाने की वजह से क्या होता है, द एन एंगर बॉइल्ड अ वाइट हीट। They ordered him to bed and threatened that he should save. He should have to meet at all. Key's eyes began to flash and the blood to pound darkly under his skin. ठीक है, अब उसके इस तरह से बोलने से जब ओल्ड जो उगलुक था वो जब मम्बल करता है, अपने मुंह के अंदर कुछ बड़बड़ाता है, तो वहाँ के जो कबीले वाले जो गांव वाले सारे थे वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं, और वो उसको बोलते हैं, ऑर्डर करते हैं कि तुम जाके अपने बिस्तर पे जाकर सो जाओ। और उसको इतनी तरह बुरी तरह से धमकाया जाता है, डराया जाता है कि अगर तुमने कुछ ज्यादा बोला तो तुम्हें कल से जो बासी मीट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। और जैसे ही कीस ने ये सुना, फिर क्या हुआ, कीज आईज बिगेन टू फ्लेश, उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से से चमक गई, एकदम लाल हो गई। एंड द ब्लड टू पाउंड डार्कली अंडर हिज स्किन, उसके जिसको बोलते हैं ना कि नसों के अंदर से खून उबलने लगा। इतना तेज उसको गुस्सा आ गया कि उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो गई। हियर मी ये मैन, अब वो बोल रहा है वहां पे हियर मी ये मैन, ये मीन्स अभी मैंने आपको बोला था यू है यहाँ पे। ठीक है, कि तुम लोग मेरी बात सुनो। ही क्राइड, वो चिल्लाया। बॉक माई फादर वॉज अ ग्रेट हंटर, मेरे पिताजी एक बहुत, जो बॉक मेरे फादर थे वो बहुत ही बड़े हंटर थे। आई टू, मैं भी हूँ। सेल गोट एंड हंट, मैं अब शिकार पे जाऊंगा, हंटिंग पे जाऊंगा। ठीक है, एंड द डिवीजन ऑफ दैट विच आई किल शैल बी फेयर एंड नो विडो नॉर वीट वन शैल क्राई इन द नाइट। और मैं इस चीज का, अगर जो भी मैं हंट करके लाऊंगा, मैं इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि जो भी मैं डिवीजन करूं वो इक्वल होना चाहिए, सबके पास इक्वल शेयर पहुंचाऊंगा, किसी को ज्यादा या किसी को कम या किसी को बासी किसी को फ्रेश मीट, ऐसा नहीं होगा, सबको इक्वल शेयर जाएगा। और मैं इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि इस गांव की कोई विडो, कोई विडो और कोई कमजोर आदमी भूखा ना रह जाए, रात को भूखा ना सोए। ठीक है, कि वो रोए ना भूख की वजह से रात को। ठीक है, हो सकता है कि इन लोगों को जब ऐसा मीट देते थे तो क्या पता कई बार जैसे भूखा भी रहना पड़ा हो। ठीक है, तो इस तरह से बात बोलता है सबके आगे। द नेक्स्ट डे ही वेंट फोर्थ अलोंग द शोर लाइन। अब शोर लाइन यहाँ पे बाउंड्री के लिए बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है अंटार्कटिक और वो जो है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और इनका जो गांव है जहाँ पर पोलर रीजन जो है वहाँ पे, तो उस बाउंड्री के लिए बोला जा रहा है शोर लाइन। ठीक है, तो वहां पर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। ही कैरिड हिज बो, वो अपने बो उठा लेता है विद अ गुडली सप्लाई ऑफ बार्ब्ड एरोज। बोन बार्ब्ड एरोज, बोन से बने हुए एरोज।
उनके जो टिप होती है ना ऊपर, जो ट्रायंगल शेप में जो होती है, उन पे वो बोन के बने होते थे ताकि किसी जानवर के अंदर जाकर वो चुभ जाए। एंड हिज फादर्स बिग हंटर स्पेयर, और उसके अपने फादर का जो है हंटिंग स्पेयर भी ले लिया, बड़ा सा हंटिंग स्पेयर जिसको भाला बोलते हैं। एंड देयर वॉज लाफ्टर एंड मच टॉक। उसके बाद वहां पर जब वो जाने के लिए तैयार हुआ हंटिंग पे, तो वहां पर बहुत ज्यादा उसको देख कर लोग हंसी मजाक उसका उड़ाने लगे, बहुत ज्यादा वहां पर हंसने लगे उसको देखा कि एक बच्चा जो है हंटिंग पे जा रहा है। एट द इवेंट, उस टाइम पे, ठीक है, इट वॉज एन अनप्रेसिडेंट, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड एक्वेरेंस। अब यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड एक्वेरेंस का मतलब है कि ऐसा अनकहा अनसुना, कि उन्होंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था, ऐसा कभी सुना ही नहीं था कि कोई बच्चा हंटिंग पे गया हो। नेवर डिड बॉयज ऑफ हिज टेंडर एज गो फॉर टू हंट, मच लेस टू हंट अलोन। कि इस तरह से कोई छोटा बच्चा हंटिंग पे गया और वो भी अकेले, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हंटिंग करना बहुत ही डेंजरस है। सारे साल भर बर्फ रहती है, और फिर पोलर बियर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, पोलर पोलर बियर को मारना बहुत ही टफ होता है वहाँ पे, ठीक है। तो और बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं जाता है इस तरह से हंटिंग पे वहाँ पे कभी भी। तो वो इसलिए उसको चिढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग कीस स्टॉर्ड इनटू द विलेज। अब अगली ही सुबह जो है कीस अपने गांव में आकर खड़ा हो जाता है। अक्रॉस हिज शोल्डर ही बोर अ बर्डन ऑफ फ्रेश किल्ड मीट। अब उसके कंधे पर जो है एक फ्रेश मीट का टुकड़ा था जो वो लेके आता है। गो ये मैन, अब वो वहां पे बोलता है तुम लोग जाओ विद द डॉग एंड स्लेजेस। अब डॉग एंड स्लेजेस, स्लेजेस जो है डॉग कॉर्ड जिसको बोलते हैं, डॉग कैरी करते हैं उस गाड़ी को, आपने देखा होगा एस्किमो के पास ज्यादातर वही होती है। वो अपने एक जगह से दूसरी जगह जो है उसी में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर पॉपुलेशन ही इतनी कम होती है, बहुत कम लोग होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी होती है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग रह नहीं पाते, ठीक है। तो वो सिर्फ उसी पे डिपेंड होते हैं, मीट वगैरह पे, क्योंकि खेती वगैरह वहाँ पे कुछ भी नहीं होती है। एंड टेक माई ट्रेल फॉर द बेटर पार्ट ऑफ अ डेज ट्रेवल, ही सेड। वो कह रहा है कि मेरे कदमों के निशानों को ढूंढते हुए जाओ, और तुम्हें वहाँ पर क्या मिलेगा, देयर इज मच मीट ऑन द आइस, तुम्हें वहाँ पे बर्फ में बहुत सारा मीट मिलेगा। अ सी बियर, एक फीमेल बियर एंड टू हाफ ग्रोन कब्स, कि मैंने वहां पर एक सी बियर और उसके दो बच्चों को मारा हुआ है, जाओ और वहां से उसको लेके आओ, क्योंकि वो छोटा था तो वो नहीं लेके आया होगा, नहीं ला पाया होगा। एंड ही पास इनटू हिज इग्लू, उसके बाद अपने इग्लू के अंदर चला जाता है। एंड एट प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मतलब होता है भरपेट खाना, ठीक है। तो उसने उस दिन भरपेट खाना खाया क्योंकि फ्रेश मीट लेके आया था, अभी तक वो जो है बासी मीट खाते थे। एंड आफ्टर दैट स्लेप्ट फॉर 20 रनिंग आवर्स, उसके बाद वो 20 घंटों के लिए सो गया, खाने के बाद जो है भरपेट खाना उसको उस दिन मिला था, और उसके बाद वो जो है 20 घंटों के लिए सो गया, ठीक है। देयर वॉज मच डाउट एंड डिस्कशन। अब जब वो हंटिंग करके ले आया तो उसके बाद वहां पर सब लोगों को बहुत डाउट हुआ, और उसके ऊपर डिस्कशन चलने लगा, वहां पर लोग बातें बनाने लगे। द किलिंग ऑफ अ पोलर बियर इज वेरी डेंजरस, कि पोलर बियर को मारना बहुत ही डेंजरस काम है, ठीक है। बट थ्राइस डेंजरस इट इज टू किल अ मदर बियर विद हर कब्स। और उससे 3 गुना ज्यादा कठिन डेंजरस होता है एक श्री बियर को मारना, वो भी उसके बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ जब मदर होती है तो वो अपने बच्चों को मरने नहीं देगी, तो वो और भी ज्यादा गुस्से में होगी। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पोलर बियर को मारना बहुत डेंजरस होता है, और एक फीमेल बियर को मारना जिसके साथ बच्चे हैं उसको मारना और भी कठिन हो जाता है, कि 3 गुना ज्यादा कठिन काम है, मुश्किल काम है। द मैन कुड नॉट बिलीव दैट द बॉय कीज सिंगल हैंडेड हैड अकम्प्लिश सो ग्रेट अ मार्वल, ठीक है। अब उन लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था, वो इस पे एक इम्पॉसिबल सा काम उनको लग रहा था, कि कैसे एक बच्चा अपने छोटे छोटे हाथों से एक बियर को मार के ले आया और उसके बच्चों को भी मार के ले आया। दस बिगेन द मिस्ट्री ऑफ कीस। अब यहाँ से कीस की मिस्ट्री स्टार्ट होती है। हिज वेरी नेक्स्ट ट्रिप ही किल्ड अ यंग बियर एंड वन ऑफ एंड ऑन द ट्रिप फॉलोइंग अ लार्ज मेल बियर एंड हिज मेट। अब वो दूसरी ट्रिप पे जब जाता है तो एक बड़े से पोलर बियर को मार के ले आता है, और उसके बाद जब नेक्स्ट ट्रिप पे जाता है तो उसके बाद एक जो है दूसरे बड़े पोलर बियर को लेके आता है और उसके साथी को भी मार के ले आता है। देयर वॉज टॉक ऑफ विच क्राफ्ट इन द विलेज, ही हंट्स विद एवल स्पिरिट सम ऑफ द पीपल कंटेंटेड। अब देखिए यहाँ पर बोला जाने लग गया कि कीस जो है एक छोटा बच्चा है, वो इस तरह की हंटिंग नहीं कर सकता, तो ये किसी एवल स्पिरिट का सहारा ले रहा है। एवल स्पिरिट मतलब बुरी आत्माएं, कोई बुरी आत्माओं की हेल्प की वजह से ये हंटिंग कर रहा है, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने छोटे छोटे हाथों से इतने बड़े बड़े पोलर बियर को मार के ला रहा है। तो ये जरूर कोई जादू कर रहा है और बुरी आत्माओं का साथ ये ले रहा है, बुरी आत्माओं की हेल्प से ये हंटिंग कर रहा है।
अब देखो नॉनदलेस हिज सक्सेस कंटिन्यूड। उसके बाद भी जो है उसकी जो सक्सेस थी वो कंटिन्यूड, यानी कि जिसको बोलने का मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उसकी जो सफलता थी उसकी जो सक्सेस थी वो वैसे ही चलती रही, वो ऐसे ही हंटिंग करता रहा। एंड इन द डिवीजन ऑफ द मीट ही वाज जस्ट, और जो डिवीजन उसका था मीट का जो उसने पहले ही बोला था, एंड बिकॉज ऑफ दिस एंड ऑफ हिज मीट एज मेरिट एज अ हंटर, और वो जो डिवीजन अपने लाए हुए हंटिंग का जो मीट लाता था उसका जो डिवीजन करता था उसकी वजह से वो जो है हंटर की लिस्ट में नंबर वन हो गया था, उसका नाम सबसे ऊपर आ गया था। ही वॉज लुक्ड अपॉन विद रेस्पेक्ट, और सबके सब उसे जो है बहुत ही रेस्पेक्ट से देखते थे, कि सबकी नज़रों में जो है उसका बहुत ही ज़्यादा सम्मान हो गया था, क्योंकि वो जो मीट लेके आता था सब में इक्वल शेयर वो रखता था सबका। ठीक है, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा दे दिया किसी को बासी दे दिया, सबको इक्वल शेयर में फ्रेश मीट देता था सबको। ठीक है, and there was talk of making him chief after ओल्ड क्लोस्वान। अब यहाँ तक कि उसकी यहाँ तक की बातें होने लग गई थी कि अब जो है क्लोस्वान जो वहाँ का चीफ था, हेडमैन था, वो बूढ़ा हो चुका है, तो बूढ़ा होने पर उसके बाद जो है कीस को वहाँ का चीफ बना दिया जाए, हेडमैन बना दिया जाए उस गांव का। ठीक है, पहले इनको कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब इसने हंटिंग करना स्टार्ट किया तो उसकी माँ को और उसको जो है फिर वही सम्मान जो उसके फादर के टाइम पे मिलता था वही वापस दोबारा मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ। I am minded to build me an igloo, he said one day of close one and a number of the hunters. अब वो वहाँ पर एक दिन जो क्लोज वन था वहाँ पर जो वहाँ का चीफ था और वहाँ के जो बाकी जो लोग थे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज के जो मेंबर थे उनके सामने बोलता है कि मैं एक इग्लू बनाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं एक इग्लू बनाऊँ अपने लिए। इट शेल बी अ लार्ज इग्लू, और वो बहुत बड़ा इग्लू होगा। वेर इन इकीगा, इकीगा उसकी मदर का नाम है। ठीक है, इकिगा एंड आई कैन ड्वेल इन कंफर्ट, जहाँ पर मैं और मेरी मदर जो है बहुत ही आराम से रह सकें। बट माई बिजनेस इज हंटिंग, लेकिन मेरा काम जो है हंटिंग का है। एंड इट टेक्स ऑल माई टाइम, और ये मुझे पूरा टाइम इसी पे लग जाता है, क्योंकि वो दो दो तीन तीन दिन बाद कई बार घर आता था। सो इट इज बट जस्ट दैट द मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हु ईट माई मीट शुड बिल्ड मी माई इग्लू। अब वो कह रहा है कि जो भी लोग गाँव के जो भी लेडीज और जेंट्स मेरा लाया हुआ मीट खाते हैं वो मेरे लिए एक इग्लू बना दे। तो यहाँ पे वो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, कि मेरा लाया हुआ मीट जो भी खाता है वो मेरे लिए एक इग्लू बना दे फटाफट से, और वो इग्लू बड़ा होना चाहिए जहाँ पर कि मैं और मेरी मम्मी आराम से रह सके। एंड द इग्लू वॉज बिल्ट अकॉर्डिंगली, अब बिल्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब वो इग्लू बना दिया जाता है जैसे कि बिल्कुल उसने बोला था उसके हिसाब से इग्लू बन जाता है। कीस एंड हिज मदर मूव्ड इनटू इट, और उसकी मम्मी और कीस जो है उसमें अब चले जाते हैं रहने के लिए। एंड इट वाज द फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी सी हैड एंजॉयड सिंस द डेथ ऑफ बोक। अब उसकी मम्मी की ये पहली खुशी थी लाइफ में उसके फादर की डेथ के बाद जो वो एंजॉय कर रही थी। नॉर वॉज मटेरियल प्रॉस्पेरिटी alone her, she came to be looked upon as the first woman in all the village। ठीक है, अब ये उनकी पहली मटेरियल प्रोस्पेरिटी नहीं थी कि ये उनके कि उनको एक बड़ा सा घर बना के दे दिया गया था। उनका वैसे भी बहुत रिस्पेक्ट होने लग गया था, क्योंकि वो होने वाले सरदार की, होने वाले हेडमैन की मम्मी थी गांव में, तो फर्स्ट वुमेन उनको माना जाने लग गया था, तो उनका बहुत सम्मान उस गांव में होने लगा था। ठीक है, जैसे पहले उसके फादर के टाइम पे होता था। ठीक है, उसके फादर के टाइम पे तो हंटर की वाइफ थी, लेकिन अब वो हेडमैन की वाइफ, हेडमैन की मदर थी। ठीक है, कि हेडमैन जो गांव का होने वाला था केस उसकी मदर थी, तो बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा ऑनर, उनका रेस्पेक्ट वहां पे लोग करने लगे थे। बट इट वाज द मिस्ट्री ऑफ किस मार्वलस हंटिंग दैट लुक चीफ प्लेस इन ऑल देयर माइंड्स, एंड वन डे उगलुक टेक्स हिम विद विच क्राफ्ट टू हिज फेस। अब जो कीस की जो मिस्ट्री थी वो तो वैसे ही चली आ रही थी, लोगों के दिमागों में वही बात घुसी हुई थी कि ये एवल स्पिरिट का सहारा लेता है, एवल स्पिरिट की हेल्प से ये बुरी आत्माओं की मदद से ये जो है हंटिंग करता है। और एक दिन यही बात उगलुक ने, जो वहाँ का ओल्ड मेंबर था उनके विलेज का, उसने ये बात उसके मुंह पे बोल दी, कि इसके मुंह पर उसके फेस पर बोल दी कि तुम कौन सी बुरी ताकतों का सहारा लेकर जो है हंटिंग करते हो, कि तुम क्या ऐसा करते हो, उसको पूछता है वो कीस को। अब कीस क्या रिप्लाई करता है उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कीस लुक्ड अप एंड स्माइल्ड। कीस ने ऊपर देखा और वो हंसने लगा। ने ओ क्लोस्वान, इट बी हेड क्राफ्ट नॉट विच क्राफ्ट, कि नहीं क्लोस्वान, ये दिमाग का खेल है, किसी बुरी आत्मा का नहीं, कि मैं अपने दिमाग का यूज करता हूँ, बुरी आत्माओं को नहीं। ठीक है, ही पिक्ड अप अ थिन स्ट्रिप ऑफ वेल बोन एंड सोड इट टू देम। अब वो वहां से अपने घर पे जो है, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये नेक्स्ट पेज आ गया, एक मिनट एक मिनट।
ये पेज था, देखिए, ठीक है। इज नॉट, अब वो रिप्लाई करता है जब उगलुक जो है उसको बोलता है कि तुम जो है हंटिंग करके ला रहे हो, तो यहाँ पर जो है बुरी आत्माओं की हेल्प से तुम हंटिंग करते हो ना। तो अब वो उसको रिप्लाई कर रहा है कि इज नॉट द मीट गुड, क्या वो मीट जो मैं लाता हूँ वो अच्छा नहीं है। कीस मेड आंसर, कीस ने उसको रिप्लाई किया, हाउ डॉस दो नो दैट विच क्राफ्ट बी कंसर्न और डॉस दाउ गेस इन द डार्क। अब वो उनको बोलता है कि तुम कैसे बोल सकते हो ऐसे कि मैं जो वो हंटिंग कर रहा हूँ वो एबल स्पिरिट की हेल्प से कर रहा हूँ, कि तुम्हें कोई प्रूफ है तुम्हारे पास, या तुम ऐसे अंधेरे में तीर चला रहे हो, ठीक है। अब उगलुक क्या करता है, उगलुक विदड्रॉ डिसकम्फिटेड बट इन द काउंसिल वन नाइट। अब उगलुक जो है उसके पास कोई प्रूफ तो होता नहीं है, तो उगलुक बिल्कुल चुप हो जाता है इस बात पे, अब कुछ नहीं बोलता वो। लेकिन एक रात को वो एक काउंसिल बिठाते हैं, दोबारा से एक काउंसिल बुलाई जाती है, दोबारा से एक मीटिंग बुलाई जाती है। इट वॉज डिटरमाइंड टू पुट स्पाइस ऑन हिज ट्रैक। अब ये जो स्पाइस, स्पाइस यहाँ पे वर्ड जो आया है वो जासूस के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो वो अब ये वहां पर डिसाइड करते हैं कि इसकी जासूसी करवाई जाए, किसकी, कीस की जासूसी करवाई जानी चाहिए, कि ये जो हंटिंग कर रहा है कैसे कर रहा है। सो ऑन द नेक्स्ट ट्रिप, जब वो दोबारा ट्रिप पे जाने वाला था, तो बिम एंड बॉर्न, टू यंग मैन एंड ऑफ द हंटर्स एंड द क्राफ्टियर्स, फॉलोड आफ्टर हिम, ठीक है। तो अब जो है वो उस ट्रिप पे जब वो जा रहा होता है अपनी, तो बिम एंड बॉन जो उसी गांव के दो हंटर हैं, तो उनको उसके पीछे भेजा जाता है ये देखने के लिए कि वो कैसे हंटिंग करता है, किसकी मदद से कर रहा है, ठीक है। फॉलोड आफ्टर हिम, टेकिंग केयर नॉट टू बी सीन। अब वो देख कहते हैं कि तुम उसका पीछा करो लेकिन ध्यान रखना कि वो तुम्हें ना देख पाए। आफ्टर 5 days दे रिटर्न, और 5 दिनों बाद वो जब वापस लौटते हैं तो देयर आईज बल्जिंग एंड देयर टंग्स आर ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मीन्स का कांपना, कि उनकी आंखें जो है बल्जिंग होता है, बाहर उभरी हुई और सूजी हुई, जिसको बोलते हैं ना कि सरप्राइज होके सॉफ्ट होके आंखें बिल्कुल एकदम से बड़ी बड़ी कर देना, तो ऐसी आंखें लेके मतलब ऐसी वहां पे वो आए थे वापस, बड़ी बड़ी आंखें किए हुए, और उनकी जो जवान थी वो कांप रही थी। द काउंसिल वॉज हैस्टली, काउंसिल वॉज हैस्टली, हैस्टली मीन्स होता है जल्दी में, जल्दी में दोबारा से काउंसिल बिठाई गई, दोबारा काउंसिल बुलाई गई। कॉल्ड इन क्लॉस क्वांस ड्वेलिंग एंड बिम टुक अप द टेल। अब ये जो काउंसिल थी ये क्लॉस क्वान के घर पे थी, ठीक है। और बिम ने अब स्टोरी बताना स्टार्ट किया जो कि उसने वहां पर देखा था, जैसे उसने हंटिंग करी थी, तो वो वहां पर बोलता है कि कैसे वो हंट कर रहा है वहां पे। अब वो कहता है, ब्रदर्स, भाइयों, वी जर्नीड ऑन द ट्रेल ऑफ कीस एंड मिड डे ऑफ द फर्स्ट डे ही पिक्ड अप विद द ग्रेट ही बियर। वो कह रहा है कि हमने उसका पीछा किया, उसके कदमों के उसके पीछा करते हुए हम गए उसके साथ साथ, और आधे दिन के बाद उसको एक बड़ा सा बेयर दिखा, ही बियर, मेल बियर दिखा। येट वॉज द बियर नॉट इंक्लाइन टू फाइट, वो बियर बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं था। ही इज वेरी मच अनअफ्रेड, shouted harsh words after the bear and waved his arms about। अब वो बेयर जो था वो खा पी के आराम से सोया हुआ था, उसका कोई मन नहीं था लड़ने का। लेकिन कीस ने बिल्कुल बेखौफ होकर उसके पास गया और वहां पर जाकर चिल्लाने लग गया, उसके आगे जाकर उस अपने हाथों को हिलाने लग गया, ताकि वो गुस्सा हो जाए, उसको मतलब गुस्सा आ जाए उस बेयर को। देन डिड द बेयर ग्रो एंग्री, और उसके बाद वो बेयर जो है गुस्सा उसको आ गया जब उसने इस तरह की हरकत करी, बेखौफ उसके सामने गया और उसको चीखने चिल्लाने लग गया, ठीक है, उसको हाथों से चिढ़ाने लग गया, हाथ हिला हिला के। एंड राइज अप ऑन हिज हैंड, अब देन जब वो गुस्सा हुआ तो उसने क्या किया देखिए, देन डिड द बेयर ग्रो एंग्री, उस बेयर को गुस्सा आया, एंड राइज अप, वो खड़ा हुआ, ऑन हिज हिंड लेग मतलब पीछे के पैरों पर वो खड़ा हुआ, एंड ग्रोल, गुर्राया। बट कीस वॉकड राइट अप टू द बेयर एंड द बेयर लुक आफ्टर हिम। अब जो है कीस ने जैसे ही देखा, एंड कीस रहने हुए, कीस ने जैसे देखा कि बेयर खड़ा हो गया अपने पैरों पर, तो वो उसके वो जो है, और बियर उसको देख रहा है, तो वो कीस जो है उसके आगे दौड़ गया, मतलब उससे पहले कीस वहां से तेजी से दौड़ गया, उसने वहां से रनिंग करी। बट एज ही रेन ही ड्रॉप लिटिल राउंड बॉल्स ऑन द आइस। अब कीस आगे आगे दौड़ रहा है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे बियर दौड़ रहा है। तो जब वो दौड़ते हुए ना अपने पीछे से कुछ आइस की बॉल जो होती है ना, राउंड बॉल्स, गोल गोल कुछ राउंड बॉल्स गिराते हुए जा रहा है आइस पे। एंड द बियर स्टॉप, बियर उसको देखकर रुक गया, एंड स्मेल, उसने उनको स्मेल देम, उसने उनको उन बॉल्स को सूंघा, स्मेल किया। देन सॉलोड देम अप, उसके बाद उसने उनको निगल दिया, उसने उनको खा लिया। विद आवर ओन आईज वी सॉ इट, अब हमने ये सब अपनी आंखों से देखा, ओके। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि जब जो ये बोल रहा है कि विद आवर ओन आईज वी सॉ इट बॉर्न अफाउंड, ठीक है, कि बिम जो भी बोल रहा है, बॉर्न उसको बोलता है कि हाँ ये सब हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। एंड दिस कंटिन्यूड अंटिल द बेयर स्टूड सडनली अपराइट एंड क्राइड अलाउड इन पेन एंड thrust his four paws madly about।
अब वो कह रहा है यहाँ पर कि उसके बाद कुछ टाइम बाद जब उसने उन जो बॉल्स उसने फेंकी थी उनको जब उसने सॉलो कर लिया था, निगल लिया था, तो कुछ टाइम बाद वो बेयर जो है एकदम से बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ और बहुत तेज पेन में, बहुत तेज दर्द में चिल्लाने लगा और अपने पैरों को जो है पॉज, अपने जो पैर के जो पंजे वगैरह थे, उन पंजे थे उनको जो है पटकने लगा जमीन पर तेज तेज से, ठीक है। उसको पेन हो रहा था, वो क्या था, क्या उसने किया था, तो अब वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, एकदम से उगलुक बोलता है विच क्राफ्ट, उगलुक सजेस्टेड। अब उगलुक एकदम से बोलता है कि देखा, मैंने पहले ही बोला था कि वो जो है शैतानी ताकतों का सहारा लेता है, एविल स्पिरिट का सहारा लेता है और फिर हंटिंग करता है, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बेयर रोने लग गया या चिल्लाने लग गया। आई नो नॉट, बॉन रिप्लाइड, एंड आफ्टर अ while the bear grew weak and tired, and he went off along the sore ice, sitting down ever and again to squeal and cry, and Keith followed after the bear. अब देखो वो बेयर जो है सोर आइस पे, यानी कि जैसे ओशियन है वहां पे, तो ओशियन और आइस की जो बाउंड्री है ना बीच की, वहां पे इस तरह से देखो यहाँ पर चला गया और बर्फ में जाकर बैठ गया और वहां पर जाकर जो है जोर जोर से स्क्वील चिल्लाने लगा और क्राई करने लगा। और कीस ने उसका पीछा किया जहां पर वो बेयर बैठा हुआ था, जहां पर वो बेयर गया हुआ था, ठीक है। एंड अब देखिए नेक्स्ट, and Keys by this time the bear was quite sick and could crawl no further, so Keys came up close and spared him to death, ठीक है। अब उसके बाद जब वो बेर नीचे बैठ गया तो वो इतना वीक हो गया था, इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि वो बिल्कुल क्रॉल, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि पैर जमीन पर रेंग भी नहीं पा रहा था, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, नहीं चल पा रहा था। सो कीस के उसके बाद कीस उसके पास आया और उसने उसको स्पेयर चुभा दिया और उसकी डेथ हो गई। एंड देन उसके बाद क्लोज क्वान ने दोबारा से पूछा आपकी, उसके बाद क्या हुआ, देन वी लेफ्ट की स्किनिंग द बेयर। उसके बाद हमने देखा कि इसको उसकी स्किन को उतारते हुए एंड केम रनिंग, और उसके बाद हम भागकर यहाँ पर आ गए आप लोगों को बताने के लिए। एंड इन द आफ्टरनून ऑफ दैट डे व्हेन कीस अराइव्ड अ मैसेंजर वाज सेंट टू हिम bidding him came to the council, but he sent reply saying that he was hungry and tired, also that his igloo was large and comfortable and could होल्ड मैनी मैन। अब यहाँ पर जब कीस उसी दिन वापस उस गांव में आया, तो जब वो अपने गांव में पहुंचा तो उसके पास जो है कुछ लोगों को भेजा गया ये मैसेज देने के लिए कि बिडिंग हिम कम टू द काउंसिल, कि तुम्हें जो है काउंसिल वाले बुला रहे हैं, काउंसिल है और तुम वहां पर आओ काउंसिल में। बट ही सेंट रिप्लाई, लेकिन उसने उनको रिप्लाई किया कि सेइंग दैट ही वाज हंग्री एंड टायर्ड, कि उन्होंने बोला, उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। ऑल्सो दैट उसने बोला कि मेरा इग्लू भी काफ़ी बड़ा है और कंफर्टेबल है, बहुत ही आरामदायक है। तो वो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में उनसे बोलना चाह रहा था कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन वो मेरे इग्लू में आ सकते हैं क्योंकि मेरा इग्लू भी काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी लोग उसमें आ सकते हैं। होल्ड मैनी मैन, कि मेरे इग्लू में भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं, कि वहाँ पर भी काउंसिल हो सकती है, ठीक है। अब जब वो ये सब चीज़ें उनको बोलता है कि मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मैं भी थका हुआ हूँ और भूखा हूँ, लेकिन वो मेरे इग्लू में आकर काउंसिल कर सकते हैं। एंड क्यूरोसिटी वॉज सो स्ट्रांग, अब उनके अंदर जो थी वो क्यूरोसिटी, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी ये चीज़ जानने की कि द मैन दैट द होल काउंसिल रोज अप एंड वेंट टू द इग्लू ऑफ कीस, ही वॉज ईटिंग बट ही रिसीव्ड देम विद रेस्पेक्ट, ठीक है। अब वो उन लोगों के अंदर जो काउंसिल के जितने भी लोग थे, वो क्लोज वहाँ पे जो उग्लू वगैरह जितने भी थे, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ये जानने की वो हंटिंग कैसे कर रहा है। और जो कहानी उनको बिम और बॉन ने बताई थी, जो स्टोरी उन्होंने सुनाई थी, तो उसके हिसाब से तो वो बिल्कुल यही सोच रहे थे कि उसने जो है किसी एवल स्पिरिट की हेल्प से वो हंटिंग करी है, उस पोलर बेयर को मारा है। अब कीस उस समय खाना खा रहा था, लेकिन उसने बड़े ही ऑनर के साथ, बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ उन लोगों को अपने घर पे बिठाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है। क्लोज क्वान रिसाइड द इंफॉर्मेशन ब्रॉट बाय बीम एंड बॉन। अब क्लोज क्वान ने, जो चीफ था उनके विलेज का, उसने वो स्टोरी उसे कीस को बताई जो कि बिम और बॉन ने उसे बताई थी। एंड इट इज क्लोज सेड सो एक्सप्लेनेशन इज वांटेड ओ कीस ऑफ द मैनर ऑफ हंटिंग, इज देयर विशक्राफ्ट इन इट। अब वो वहां पर बोलता है उसको, कीस को, कि कीस मुझे ये बताओ कि तुम जो ये हंटिंग करते हो किस तरीके से करते हो, क्योंकि तुम्हारा हंटिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इसमें किसी एवल स्ट्रीट की तुम हेल्प लेते हो, ये फिर कैसे करते हो इसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ओके। तो अब जब कीस को वहां पर पूछा जाता है कि तुम्हारा ये हंटिंग का जो मेथड है ये बिल्कुल ही अलग है, तो तुम
किस तरह से ये हंटिंग कर रहे हो, इतने बड़े बड़े पोलर बियर को मार रहे हो, क्या खिलाते हो तुम उन्हें, कौन सी एबल स्पिरिट का तुम जो है सहारा लेते हो, इसमें कौन कौन तुम्हारी हेल्प कर रहा है। कीस लुक्ड अप एंड स्माइल, कीस उनकी तरफ ऊपर देखता है और हंसता है। ने ओ क्लोज वन, इट बी हेड क्राफ्ट नो विच क्राफ्ट, कि ये दिमाग का खेल है, किसी शैतानी ताकत का नहीं, मैं अपने दिमाग को यूज करता हूँ, किसी एबल स्पिरिट का सहारा या किसी एबल स्पिरिट की हेल्प मैं नहीं लेता। ही पिक्ड अप अ थिन स्ट्रिप ऑफ व्हेल बॉन एंड सोड इट टू देम, वो वहां से अपने घर पे से क्या करता है, एक पतली सी स्ट्रिप उठाता है ऑफ व्हेल बोन, व्हेल बोन की, व्हेल मछली की जो बोन होती है उसकी एक पतली सी स्ट्रिप उठाता है और उनको दिखाता है। द एंड्स वेयर शार्प ए निडल पॉइंट, उसके जो एंडिंग जो कॉर्नर थे वो इतने नुकीले थे, बिल्कुल सुई की तरह थे वो बिल्कुल। द स्ट्रिप ही क्वाइल्ड केयरफुली, उसके बाद उसने उस पर क्या किया, उस स्ट्रिप को जो है क्वाइल्ड किया, उस पर एक धागा जैसे लपेटा, एक धागा उस पर लपेटा और बिल्कुल क्या किया, उसको एकदम गोल बना दिया उसको। द स्ट्रिप ही क्वाइल्ड केयरफुली, उस स्ट्रिप को वो बहुत ही केयरफुली जो है क्या करता है, उसको क्वाइल्ड मतलब जैसे आपने मॉर्टिन वगैरह की कोयल देखी होगी ना, एकदम गोल गोल घुमा हुआ ऐसे घुमा देता है वो उसको। ठीक है, तो वो जो पॉइंट थे, जो वो कॉर्नर पॉइंट थे, अगर वो उसको घुमाएगा ऐसे बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल उसमें अगर धागा कोई लपेट देगा तो क्या होगा, वो एकदम से राउंड शेप में हो जाएगा। टिल्ट, अब देखो केयरफुली, टिल इट डिसअपियर्ड इन हिज हैंड, और उसके बाद उसके हाथ में क्या था, डिसअपियर्ड हो गई। ठीक है, ओके। अब वो आगे बोल रहा है, द स्ट्रिप ही coiled carefully till it disappeared in his hand, जब उसने उसको गोल गोल घुमा दिया तो वो बिल्कुल उसके हाथ में एक जो है राउंड बॉल की तरह हो गई। देन सडनली रिलीजिंग इट, उसके बाद उसने उसको एकदम छोड़ दिया, तो जब उसको एकदम छोड़ा उसने, तो वो जो राउंड शेप की बॉल थी वो एकदम सीधी हो गई। ठीक है, इट स्प्रेंग स्ट्रेट अगेन, वो दोबारा से सीधी हो गई। ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ ब्लबर, अब उसने वहां से क्या किया, एक पीस ऑफ ब्लबर, ब्लबर मीन्स फैट होता है, फैट के लिए बोला गया है यहाँ पे, व्हेल मछली की फैट को बोलते हैं ब्लबर। ठीक है, तो एक ब्लबर का पीस लिया, फैट का पीस लिया वहां से। सो ही सैड, उसके बाद उसने कहा, वन टेक अ स्मॉल चंक ऑफ ब्लबर, कि एक छोटा सा टुकड़ा जो है ब्लबर का लेना है, फैट का लेना है। एंड दस मेक इट हॉलो, उसको खोखला बिल्कुल करना है। देन इन टू द हॉलो गोज द व्हेल बोन सो टाइटली कॉइल्ड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसके अंदर ताकि व्हेल मछली चली जाए, इसको बिल्कुल खोखला कर दो, तो बाहर से वैसे ही रहेगा लेकिन अंदर से जो है उसको खाली करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है व्हेल मछली के व्हेल बोन के बाहर से उसको, जैसे अभी उसने वो सिर्फ बोन को कॉइल करके दिखाई दी ना, गोल गोल घुमा के, तो कह रहा है उसके बाहर से क्या करो, व्हेल मछली का जो जो फैट है उसको लपेटना है, उसको उसकी गोल बॉल बनानी है। सो टाइटली क्वाइल्ड एंड अनदर पीस ऑफ ब्लबर इज फिटेड ओवर द व्हेल बोन, अब उस व्हेल बोन के ऊपर फिर जो है दोबारा से एक जो है ब्लबर का पीस ऊपर से लगा देना, तो बिल्कुल राउंड शेप की बॉल लगेगी, बॉल बन जाएगी। वो क्यों कर रहा था ऐसे, अब आगे आपको बोला गया देखिए। आफ्टर दैट इट इज पुट आउटसाइड वेयर इट फ्रीजेस इनटू अ लिटिल राउंड बॉल, और उसके अंदर जो वो जो मीट होगा, जो फैट होगा, वो बिल्कुल राउंड शेप में हो जाएगा बॉल की तरह। द बेयर सॉलोज द लिटिल राउंड बॉल, अब बेयर जो है उसकी स्मेल उसको बहुत अच्छी लगती है, फैट वगैरह की, मीट खाता है तो उसको पसंद है वो, तो वो जैसे उसकी स्मेल उसको देखेगा, उसको स्मेल करेगा, तो वो उसको निगल जाएगा, सॉलो कर लेगा। द ब्लबर मेल्ट्स, अब जो ब्लबर है, जो फैट है, वो पेट के अंदर क्या होता है, हमारे हीट होती है, गर्मी होती है, तो वो मेल्ट हो जाएगा, वो फैट जो है मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो फैट मेल्ट होगा तो वो जो बोन है वो क्या हो जाएगी, वो स्ट्रेट हो जाएगी दोबारा से। यही वो उनको समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब वो जब स्ट्रेट होगी, वो जो व्हेल बोन है, अब उन्होंने पहले बोला कि उसके जो निडल पॉइंट हो कैसे हैं, एकदम कैसे हैं, उसके जो कॉर्नर है, निडल बिल्कुल सुई की तरह चुभने वाले हैं। तो जब वो मेल्ट हो जाएगा फैट, तो वो जो बोन है वो जब स्ट्रेट हो जाएगी, तो वो उस बेयर के पेट में जाकर चुभेगी। तो वो बेयर जो है ऐसे ही कई बॉल जो है निकल चुका था, तो उसके पेट में जो है, इसलिए वो दर्द से चिल्ला रहा था, क्योंकि उसके पेट में वो फिर चुभ रहे थे। ठीक है, द वेल बोन विद इट्स शार्प एंड्स। ठीक है, और वो जो वेल बोन है वो एकदम से उसके किनारों से बिल्कुल शार्प थी, शार्प थी बिल्कुल, जैसे कील होती है, सुई होती है, स्टैंड आउट स्ट्रेट, वो सीधी हो जाएगी। द बेयर गेट सिक, और उसके बाद वो जो बेयर है जिसने वो बॉल निगली हुई है वो बीमार हो जाएगा। एंड वेन द बेयर इज वेरी सिक, एंड द बेयर इज वेरी सिक, और जब वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा, अंदर से बीमार हो जाएगा, वाई यू किल हिम विद अ स्पेयर, उसको फिर स्पेयर से मारने की क्या जरूरत है। इस बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसको उसके बाद उसको मारने में कोई मुश्किल नहीं होगी, उसको फिर बच्चा भी मार सकता है। इट इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्योंकि जब वो बेयर कुछ कर ही नहीं पाएगा, ना वो उठ पाएगा, ना हिल डुल पाएगा, एकदम लेटा रहेगा,
दर्द से चिल्लाता रहेगा तो उसको कोई भी मार सकता है। एंड उगलुक सेड ओ, अब उगलुक कहता है अच्छा ये बात है। एंड क्लोज क्वान सेड आ, एंड ई सेड समथिंग एंड ऑल अंडरस्टूड, अब सबने कुछ कुछ बोला और उसके बाद सबको समझ में आ गया कि कीस जो है कैसे अपने दिमाग का यूज करता है, अपने जो है जो अपनी उसकी जो जिसको बोलते हैं ना कि ब्राइट बॉय उसको इसीलिए बोला गया था, ठीक है, कि उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा वो बहुत होशियार था, अपनी कैसे वो होशियारी से अपने दिमाग का यूज़ करता है, जिसको लोग पहले बोल रहे थे विच क्राफ्ट यूज़ कर रहा है, क्या फिर स्पिरिट यूज़ कर रहा है, तो अब सबको पता लग गया था कि अपने दिमाग से ये काम करता है और अपना दिमाग का यूज़ करता है, ठीक है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ कीस, और यही कीस की स्टोरी है, हु लिव्ड लॉन्ग अगो ऑन द रिम ऑफ द पोलर सी, जो कि पोलर सी में वहां पर पोलर रीजन में रहता था बहुत साल पहले, बिकॉज ही एक्सरसाइज्ड, देखो एक्सरसाइज्ड हेडक्राफ्ट एंड नॉट विद विचक्राफ्ट, ही रोज फ्रॉम द मीनेस्ट इग्लू टू बी हेडमैन ऑफ हिज विलेज, कि कैसे वो एक गरीब इग्लू से एक इतना बड़ा इग्लू, मतलब इतनी बड़ी रिस्पेक्ट उसने पाई है कि एक जिसका मीनेस्ट इग्लू था गांव में, बहुत ही गरीब एक इग्लू बोला जाता था उसको पहले, ठीक है, और बाद में एकदम से इतनी रिस्पेक्ट उसने पाई है, तो इसीलिए पाई क्योंकि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, वो बहुत ही होशियार था। एंड थ्रू ऑल द ईयर्स, और जितने साल वो वहाँ का हेडमैन रहा उस गाँव का, ठीक है, अब वो क्या था देखो, जब ये सब करने के बाद वो हेडमैन बन गया था, उल्लू बूढ़ा हो चुका था, तो उसको हेडमैन बना दिया गया था गाँव का, और जितने साल वो हेडमैन रहा उस गाँव का, वहाँ के कोई भी लोग जो है खाने-पीने की चीज़ों के लिए रोए नहीं, खाने-पीने की चीज़ों के लिए परेशान नहीं हुए। इट इज़ रिलेटेड हिज ट्राइब वाज़ प्रॉस्पेरस एंड neither widow or nor weak one cried aloud in the night because there was no meat, कि कोई भी रात को वहाँ पर खाने-पीने की चीज़ों के लिए रोया नहीं, कभी भी कहने क यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हो कि कभी भी किसी को खाने की कोई कमी नहीं हुई, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि वो सबका बहुत ध्यान रखता था और बहुत ही अच्छा एक हेडमैन था। ठीक है? तो इसकी ये स्टोरी जो है अब आपकी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द स्टोरी ऑफ कीस रिमेंबर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये यहीं से क्वेश्चन में ही आंसर है, यहीं से स्टार्ट करना है कि द स्टोरी ऑफ कीस रिमेंबर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू स्टोरी टेलिंग। ठीक है, आपको पहले भी मैंने बोला था ये जब चैप्टर में पढ़ा रही थी कि यहाँ ये क्वेश्चन आपके आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, द स्टोरी ऑफ कीस रिमेंबर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू स्टोरी टेलिंग। Second question, what does the author mean? Paragraph 2, he had seen 13 sons, why only 13? Okay. The author means that the boy is 13 years old. His people's way of measuring years is in sons because they are so far north is dark for half the year and light for the other half. So the sun rise and sets once a year. ठीक है, जैसे अभी पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें पूरा ये। Who was Bog and how did he die? Bog was Key's father. He was killed by a polar bear while trying to kill in order to feed his people during a time of famine. Okay. Fourth question, what complaint did Keys make at the council? क्या complaint की थी उसने? Keys' complaint at the council was that he was not getting a fair share of the meat. The portion he and his mother received was often tough and old. बासी और हार्ड मीट मिलता था उनको, ठीक है। Fifth question, how did the man react to Key's statement in the council meeting? The man reacted to Key's statement in the council meeting by shouting at him to go to bed because he was only a child, that felt that he should not have been complaining. Okay. Next question, what did Keys resolve to do? Why? Keys resolves to go out hunting by himself and to share his skill fairly. He wanted to ensure that all were provided for. No widow nor weak one shall cry in the night. Okay. Option G. What had Keys been doing to make him sleep for 20 hours? Keys needed to sleep for 20 hours because he had been out uh, hunting for the first time. He had traveled out along the shoreline and killed a she bear and two half-grown cubs. Okay. Option H. Who was sent to follow Keys and why? Bim and Bon were sent to follow Keys to find out he was using witchcraft when hunting
the bears because the council could not understand how he was so successful at it. ठीक है. अब यहाँ पे है फिर लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं है, आई ऑप्शन का क्वेश्चन है. अब इन व्हाट वे डिड उगलुक टैक्स कीज, उगलुक टैक्स कीज विद द occasion to his face that he was using witchcraft. Last question. What was Key's headcraft? Key's headcrafts was clever thinking and inventive idea that allow him to hunt successfully. ओके okay? आपके क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और अगर कोई भी आपको कुछ डाउट है या क्वेश्चन आंसर्स नहीं समझ में आए कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ओके, बाय बाय.